जय हिंद। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन मैं इसको बाद में करा रहा हूँ क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में। और ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक भी है, इससे बहुत ज्यादा घुमा के भी क्वेश्चंस आते हैं। हमारा टारगेट है अल्टीमेटली 35 आउट ऑफ 35 लाना। इस चैप्टर का बहुत बड़ा वेटेज होगा इस 35 मार्क्स में। अब आपको ये तो पता होगा ना कि आपके 0.77 मार्क्स के एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो उसमें से मान के चलो इलेक्ट्रोस्टैट्स के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन से ज्यादा ही आएंगे, इससे कम तो नहीं आएंगे आपके टर्म वन में। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब इलेक्ट्रो और स्टैट्स, दो पार्ट्स में हम लोग हमेशा इसको डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज, चार्ज से रिलेटेड है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो जो चार्ज रुका हुआ होगा वही क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैट्स की स्टडी। जहां पर हम लोग करते हैं रुके हुए चार्ज की, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब आज के वीडियो में हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है आपका रिवीजन। बस हम लोग आज रिवीजन करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे ये वाले पार्ट में। जो नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेके आऊंगा वहां पर हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम लोग, ये मैंने आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोट्स में बना रखे हैं, ये 4 पेज के हैं। और इसी में आपका, अगर आपको ये चारों पेज आते हैं ना, देखना कितने इजीली आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। इस बार का एक्सपेक्टेड है कि टफ बनेगा पेपर, लेकिन फिर भी इसके इससे टफ तो नहीं बनेगा। जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन कर लिए, आपका इससे टफ नहीं बनेगा। इसके अलावा जो आपका करंट वाला चैप्टर है, ईएमआई है, और आपका एसी वाला चैप्टर है, उसके भी जरूर आप वीडियोस देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा काम की है। मैंने वहां पर भी ऐसे कर रखा है, क्विक रिवीजन। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सजेशन एंड रीजनिंग। उसके अलावा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन, सब कुछ करा रखा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिवीजन इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपका चार्ज क्या होता है? देखो, चार्ज की अगर मैं बात करूं, देखो चार्ज आपका क्या होता है? चार्ज हम लोग बेसिकली किसकी करते हैं बात? चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं। इलेक्ट्रॉन समझते हैं हम लोग, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों होते हैं। इसकी दो यूनिट, दो टाइप की, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं दोनों के दोनों। अब इसकी भी दो प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है? पहला है आपका कि जो चार्ज, अगर आपका कोई बॉडी है, ऐसे करके अगर आपकी कोई बॉडी है, उसके अंदर यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर Q4 चार्ज है, ऐसे करके Q5, ऐसे करके पूरी एक बॉडी में इतने चार्जेस है। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है ना, सिंपल उनका एल्जेब्रिक सम कर दो, आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। यही क्या होती है? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहाँ पर भी दिखा रखा है, Q1 Q2 और माइनस का Q3 चार्ज है। सिंपल हमने एल्जेब्रिक सम कर दिया, आपका हो जाएगा ऐसे करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो हम सभी को पता है कि आपका जो Q होता है वो क्या होता है? प्लस माइनस एन ही होता है। मतलब एन का क्या है? एन मतलब 1 2 3 4 हो गया। और जो ई है उसका मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये बोलता है कि जो आपका चार्ज होता है ना किसी बॉडी पे, वो क्या होता है? एन ई होता है। एन ई का ई का मल्टीपल होता है। मतलब आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का क्या होगा? मल्टीपल होगा। मतलब या इतना होगा, या 2 इंटू इतना होगा। मतलब अगर मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इसको ई बोल देता हूँ, तो या 1 ई होगा, या 2 ई होगा, या 3 ई, 4, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा चार्ज इसी का मल्टीपल होगा। ऐसे नहीं होगा कि 3 इंटू 10⁻⁻ इतना हो गया, ऐसे नहीं। 1.6, इसके बाद 3 इंटू 10, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, फिर इसका 3 गुना 4.8 इंटू 10⁻⁻19, ऐसे करके चलता रहेगा। अब जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज है। अब यहां पर अगर मैंने बोला ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स लगाएंगे कुछ ना कुछ एक दूसरे पे। और अगर मैंने बोला ये माइनस का है, तो ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो कितना फोर्स लगाएंगे? तो हम लोगों का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो ये है, फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आर क्या है? बीच की डिस्टेंस। क्यू क्या है? एक चार्ज का मैग्नीट्यूड,
और एक दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2। अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन देख रहे हैं, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, या इसको Q1 ले सकता है, इसको Q2 ले सकता है, किसी को भी ले सकता है। अगर इन दोनों के बीच का देख रहे हैं तो एक Q1 एक Q2 हो जाएगा। समझ में आ गया? साइन नहीं लगता है, प्लस माइनस नहीं लगता है, ये नहीं बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है, इसीलिए क्या है, प्लस माइनस नहीं बताता है ये। समझ में आ गया? अब इसके बाद ना आपका ये हो गया फोर्स। लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है इसमें? एप्सिलॉन नॉट एक टर्म यहाँ पर लिखी है, ये है क्या? इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, नॉट का मतलब तो होता है कि ये वैक्यूम है। यहाँ पर अगर सिंपल एप्सिलॉन लिखा है तो किसी भी मीडियम में हो सकता है, लेकिन नॉट है मतलब इसका मतलब है वैक्यूम। अब वैक्यूम में क्या आपका चार्ज है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करेगा? बिल्कुल। हमेशा चार्ज क्या करेगा? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो कैपेसिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। मतलब वैक्यूम की कितनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करे अपने में से जाने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर कहीं पे वैक्यूम है तो इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो ये वैक्यूम कितना परमिट करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए, कितना अलाउ करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए, वही क्या होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट। अब अगर सिर्फ एप्सिलॉन है तो ये किसी मीडियम में हो सकता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, आपका हनी हो गया, शहद, किसी में भी हो सकता है। बाकी में क्या करेंगे? एप्सिलॉन करेंगे। और एप्सिलॉन आर भी है यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी, यहाँ पर बीटी आएगा, इसका मतलब क्या है कि आप कंपेयर कर रहे हो कि वैक्यूम से, यहाँ पर देखो क्या लिख रखा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये सिंपल किसी भी मीडियम में आपकी परमिटिविटी, मतलब कितना कोई भी मीडियम अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए, अपॉन वैक्यूम कितना अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए। इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है। अब इसको ना हम लोग एप्सिलॉन आर, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, या इसी को डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, इसको ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। उससे पहले आप ये देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिंपल है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इसको, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, मतलब फोर्स अपॉन चार्ज का रेशियो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। एक जैसे यहाँ पर था ना, एक क्यू कट जाएगा क्योंकि क्यू नॉट है यहाँ पर। यही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? एक सिंपल एक एरिया है जहां पर कोई भी चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्शन फील करेगा इसकी वजह से। जैसे यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया, अब ये तो कोई अट्रैक्शन वो नहीं करेगा, फेस नहीं करेगा, या रिपल्शन, मतलब कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा इस पे। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, ये बाहर को रिपेल कर देगा, बाहर को कर देगा रिपेल। तो इसके एक सर्टेन बाउंड्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक एरिया है जहां पर कोई भी चार्ज क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर मैं नेगेटिव कर देता तो ये अंदर को आ जाता, अंदर को अट्रैक्शन फील करता, ये जैसे रिपल्शन किया। तो एक सर्टेन एरिया है जहां पर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अब एप के नॉट, के जो है डाइलेक्ट्रिक, और रिलेटिव परमिटिविटी कैसे लिख सकते हैं फोर्स को? इसकी फॉर्म में एफ नॉट, मतलब फोर्स जो वैक्यूम में लगेगी अपॉन किसी भी मीडियम में लगेगी। ये देखो जस्ट इसका रिवर्स है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था तो यहाँ पर एफ नॉट है, क्योंकि ये क्या इनवर्सली है। समझ में आ गया? जस्ट उल्टा होता है। अगर आपने एसी वाली वीडियो देखी थी, वहां पर क्या था हमारा ट्रांसफॉर्मर में, क्या था कि जो आपका ई था, वहां पर ई का मतलब क्या था? पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ। वो क्या था? इनवर्सली था करंट के। ऐसे करके लिखते थे ना वहां पर हम, ये प्राइमरी का था, ये सेकेंडरी का था, यहाँ पर प्राइमरी का ईएमएफ, यहाँ पर सेकेंडरी का। अगर देखिए आपने तो आपको ये समझ आ जाएगा ऐसे करके। सेम यहाँ पर भी ऐसी करके है, और ई का भी वैसी है, सेम चीज, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई। तो सेम चीज इसके जस्ट ऑपोजिट होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब में एफ नॉट अपॉन एफ एम। समझ में आ गया? क्योंकि आपका एप्सिलॉन क्या होता है? हर एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एप्सिलॉन नॉट से, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए एफ नॉट की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एफ एम से। समझ में आ गया? ये चीज होता है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है यहाँ पर
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करके होता है। तो जैसे दो बॉल्स है मेरे पे, यहाँ पर इस पे क्यू चार्ज है, इस पे जीरो चार्ज है फिलहाल के लिए। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। दोनों सेम साइज की है, सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है, साइज सेम है, तब जाके कैसे करके होगा। यहाँ पर सेम साइज की बॉल्स है, अगर ये क्यू चार्ज है और यहाँ पर जीरो चार्ज है, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, आधा आधा बढ़ गया, आधा आधा बढ़ गया। अब ये भी क्यू बाई टू, ये भी क्यू बाई टू। अब मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने हटा दिया, ये वाले पार्ट को मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, सिर्फ इसकी कर रहा हूँ बात, ये वाली की कर रहा हूँ सिर्फ बात। ये लिया, फिर से मैंने इनको कनेक्ट किया। अब क्या होगा, और ज्यादा ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो पार्ट्स में। तो कितना हो गया, क्यू बाई टू अपॉन टू, क्यू बाई फोर। अब इस पे भी क्यू बाई फोर हो गया और इस पे भी क्यू बाई फोर हो गया। अब मैंने, अगर मैं फिर से इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और फिर से क्या करता हूँ, इसको एक और से कनेक्ट करूंगा, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई एट। तो ऐसे करके हमारे चार्ज क्या होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। फॉर्मूला सिंपल अगर हम देखें, क्या होगा इसका फॉर्मूला, सिंपल एक फॉर्मूला होगा कि जो टोटल चार्ज का सम कितना है, टोटल चार्ज का सम अपॉन टू, क्योंकि दो बॉडीज है। तो जैसे अगर मैं क्या करता, इसको और इसको जोड़ूंगा, अगर इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई फोर, कितना हो जाएगा, थ्री क्यू अपॉन फोर। अब थ्री क्यू अपॉन फोर मतलब एक में कितना आ गया, थ्री क्यू अपॉन एट आ गया। ऐसे करके भी हो सकता है, तो कैसे भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा आपका साइज कितना है। अगर साइज डबल होगा तो चार्ज भी उस पार्टिकल पे डबल जाएगा, उस बॉडी पे डबल जाएगा। अगर इसका साइज लेट से के लिए मैंने बोल दिया डबल होता, तो अगर इस पे कितना जाता, इस पे अगर क्यू बाई थ्री जाता तो इस पे कितना जाता, टू क्यू बाई थ्री, ऐसे करके जाता। ठीक है, साइज का भी बहुत फर्क पड़ता है। जितना अगर तीन चार गुना होता तो चार गुना चार्जेस जाते इसके कंपैरिजन में इस पे। अब इसके अलावा ना आपका अलग अलग वेराइटी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्जेस, कैसे कैसे करके। देखो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, एक ही टाइप का तो मटेरियल है नहीं, दुनिया में तो बहुत सारे टाइप के हैं। कैसे कैसे देखो, पहली चीज आपकी एक रॉड में जा रहा है, इसमें आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्यों हो नहीं सकता, क्या बिल्कुल हो सकता है। दूसरी चीज आपकी एक प्लेट में हो सकता है, ऐसे करके मैंने एक प्लेट ली, उसमें भी हो सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। तीसरा क्या हो सकता है, आपके एक जैसे बॉल ले ली मैंने, स्फेयर ले लिया, थ्री डी जो फिगर्स होता है उसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यही तो तीन टाइप के होते हैं, वन डी हो गया, टू डी हो गया, थ्री डी हो गया। अब अगर वन डी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे ये रॉड में हो गया, उसको हम लोग करते हैं लेमडा से डिनोट, और वो क्या होता है, क्यू अपॉन एल। अगर इसकी लेंथ एल है तो क्यू अपॉन एल, जितना इस पे चार्ज होगा अपॉन लेंथ, ये क्या हो गया, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, एरिया है, इस पे कुछ ना कुछ एरिया है, तो इसको बोलते हैं सरफेस, क्योंकि हम लोग टू डी को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं सिग्मा, ये कितना होगा, जितना इस पे चार्ज होगा अपॉन जितना इसका एरिया होगा। इसके बाद आता है वॉल्यूम। अब कोई भी थ्री डी फिगर है, जैसे स्फेयर हो गया, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब क्या है, थ्री डी है, इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, इसको हम करते हैं रो से डिनोट। ये भी सिंपल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन बी। तो बस आपको ये देखना है कि कैसा फिगर है आपका, वन डी है, टू डी है, थ्री डी है। अगर आपका एक ही डायमेंशन बता रहा है इसका मतलब वन डी होगा, दो बता रहे हैं तो टू डी होगा, और तीन बता रहे हैं तो थ्री डी होगा। उसके हिसाब से चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। समझ में आ गया चार्ज डेंसिटी कैसे करके आएगी। अब देखो इसके बाद क्या होता है, आपका फोर्स तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका ना एक बहुत ज्यादा बार एक क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आपने करंट वाली वीडियो देखी होगी, उसका क्या आता है, रेजिस्टेंस से आता है, कि मैंने अगर लेंथ पहले इतनी थी, मैंने उसको थोड़ा खींच दिया, 10% खींच दिया लेंथ को, तो आप ये बताओ कि इसका रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा। ये चीजें हम लोगों से बहुत पूछता है। वैसे ही फोर्स में भी पूछता है एक चीज, क्या पूछता है, कहता है कि ना मैंने यहाँ पर दो चार्जेस रखे, पॉजिटिव चार्जेस, बीच में मैंने एक चार्ज रख दिया, मुझे नहीं पता है नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बस एक चार्ज पार्टिकल रख दिया यहाँ पर। यहाँ पर तो मैंने पॉजिटिव दिखा रखा है, लेकिन वो नहीं बोलेगा, वो कहेगा मैंने एक चार्ज रख दिया। फिर बोलेगा, ये पूरा सिस्टम फिर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्जेस है, मैंने एक चार्ज बीच में रख दिया, यहाँ पर कहेगा एक जगह पे रख दिया, और
ये पूरा सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये बताओ इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस चार्ज का साइन क्या होगा। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बताओ, साइन भी बताओ। अब बताओ ये होगा कैसे। तो सिंपल सा एक चीज है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये दूर चले जाएगा, ये वाला इसको फिर रिपेल करेगा, ये भी दूर चले जाएगा। आपका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना अपना कौन सा चार्ज लूंगा, नेगेटिव चार्ज लूंगा। ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों के दोनों अट्रैक्ट सेम मतलब सेम मैग्नीट्यूड से करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, रुका रहेगा। और आपका पूरा का पूरा सिस्टम भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे करके निकालूं, चार्ज तो पता लग गया कि नेगेटिव होगा, क्यों होगा ये भी समझ में आ गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे करके निकालूं कि ये Q/2 होगा, Q/4 होगा, Q/8 होगा, कितना होगा ये वाला चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड। तो इसका सिंपल एक चीज है, हम लोग निकालेंगे इन दोनों के बीच का फोर्स और इसको बराबर रख देंगे ये और ये के फोर्स के बराबर। इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे और यहां से लेके इस इन दोनों के बीच में बड़े वाले क्यू के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर रख देंगे। जैसे यहाँ पर ये निकाला, ये इन दोनों के बीच का फोर्स है और ये किसके बराबर रख दिया, इन दोनों के फोर्स के बराबर। आप इन दोनों का भी निकाल सकते हो, तो ये हो गया, इसका डिस्टेंस कितना है, Q/2। जब ये बोलेगा बिल्कुल बीच में रखा है तो बीच में रखा है, दोनों को बराबर रख देंगे, आपका क्या आ जाएगा, कट पीट के आपका जो ये चार्ज होगा ना इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है हमारा। जब आप निकालोगे इन दोनों को इक्वेट करोगे, काटा पीटी करोगे तो ये Q/4 आ जाएगा और माइनस साइन का। ऐसे करके हमारा क्या आता है, बहुत बार आता है वाला क्वेश्चन। मैंने कराया भी था जब डिटेल्ड वीडियो पढ़ाई थी ना, उसमें सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आपने देखी होगी, आपको जरूर आता होगा। अब इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखो हर चीज है, जैसे यहाँ पर चार्ज था, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये क्या था, चार्ज का सम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। वैसे ही करके आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या होती है, बेसिकली चार प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। पहली चीज वो क्या बताती है कि आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी। क्या बताता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपका नेट की बताता है, मतलब जैसे आपने क्या किया, ये है, ये चीज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर से बाहर को दिखा रहा है, इसका मतलब जो आपका नेट, अगर कुछ फोर्सेस अंदर को भी लग रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ खींच भी रहा होगा, कुछ बाहर को रिपेल भी कर रहा होगा, तो जो ज्यादा फोर्स है ना वो है बाहर का, इसीलिए यहां पर क्या दिखा रहा है, बाहर को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। दूसरी चीज, जो ये एरोज है ना ये क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। जैसे देखो यहां पर अगर कोई इस पॉइंट पे, जैसे ऐसे करके एक कर्व है, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक टेंजेंट बना दूंगा, एक टेंजेंट बना दूंगा। अगर टेंजेंट बना दी, टेंजेंट क्या होती है, अगर एक सर्कल है उसके एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से अगर मैंने लाइन खींच दी है, तो ये जो टेंजेंट होगी ना, जो भी इसकी डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। अगर मैंने एक सर्कल खींचा, उसके किसी भी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट खींच दिया, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दी उस पॉइंट को टच कराते हुए, सिर्फ एक पॉइंट को टच कराते हुए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये एक टेंजेंट हो गई है, ये क्या बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है क्या। अब हम लोग ना कभी भी ना दो टेंजेंट नहीं बना सकते, हम लोग ऐसे नहीं बना सकते कभी। ये चीज क्या है, ये गलत हो गया अगर हमने दो टेंजेंट बना दी तो। क्यों होगी गलत, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ना दो डायरेक्शन नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसीलिए हम कभी भी दो टेंजेंट नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि टू टेंजेंट्स कैन नॉट बी ड्रॉन एट अ सिंगल पॉइंट। क्यों, क्योंकि दो दो डायरेक्शन किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो सकती, यही इसका रीजन होता है। नेक्स्ट है, अगर कहीं पे ना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, जैसे यहां पर मैंने बना दी है, ऐसे करके अगर मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं ना, देखो यहां पर ना इस पॉइंट पे क्या आपका
पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे आपका दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं है? यहाँ पर पास है, यहाँ पर दूर है। तो जहां पर जितने पास होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल रहा हूँ, जहां पर जितने पास होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। जहां पर जितने पास होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर कम होगी क्योंकि यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, या क्या बोल सकते हैं, दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे से। लास्ट है, लास्ट है आपका, दो टेंजेंट हम लोग एक ही पॉइंट पे नहीं बना सकते, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ये रहा। अगला आता है कि आप मुझे ना जरा एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाओ। ये बहुत बार आता है, ये आपकी बुक्स में भी बहुत बार आता है क्वेश्चन। कैसे करके? ये ऐसे करके, ये देखो ग्रेटर देन, क्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है क्यू क्या है, प्लस क्यू का बना के दिखाओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कैसे करके बनता है? यहाँ पर प्लस क्यू है, इन्होंने बाहर को दिखा दिया। क्यों दिखाया भाई इन्होंने बाहर को? क्योंकि ना हम लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमेशा कैसे करके निकालते हैं, हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं यहाँ पर, कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब टेस्ट चार्ज हम हमेशा पता है कितना रखते हैं, +1, या क्या बोल सकते हैं इसको, प्लस क्यू नॉट भी बोल सकते हैं, बहुत छोटा चार्ज होता है। अब देखो प्लस और प्लस है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसीलिए हमने क्या कर रखी है, इसकी डायरेक्शन बाहर को कर रखी है, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं। हर किसी में ऐसी होता है। जैसे यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, क्यू लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है, क्यू नेगेटिव है, क्यू नेगेटिव है, यहाँ पर क्या होगा, क्यू नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या की है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा होगा और इसने इसको खींचना कर दिया होगा शुरू, तो यहाँ पर क्या दिखा रखी है, अंदर को दिखा रखी है। ये क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पहला वाला प्लस क्यू के लिए, सेकंड वाला माइनस क्यू के लिए। एक और पूछता है, कहता है अगर ये देखो ये वाला पता है किसका है, कि अगर क्यू और इन दोनों का जो वो होगा ना प्रोडक्ट, अगर वो क्या हो, जीरो से बड़ा हो, तो दो केसेस में आते हैं ऐसे करके। कब कब? अगर दोनों पॉजिटिव हो तब भी प्लस आता है, और अगर दोनों नेगेटिव हो तब भी आता है, क्योंकि माइनस माइनस बन के प्लस बन जाता है और वो जीरो से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर चाहे प्लस का हो तब भी हम लोग ऐसे रिपेल करते हुए दिखाते हैं, और चाहे यहाँ पर अगर माइनस का भी हो जाता ना, ये माइनस का भी हो जाता, तब भी हम लोग ये सेम डायग्राम दिखाते हैं। और कभी कभी क्या करता है, यहाँ पर क्या कर देता है वो, 2Q कर देता है और कहता है अब बनाओ। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देना इसके कंपैरिजन में, ऐसे करके ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देना। बस यहाँ पर इतनी दिखाना, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दिखा देना, मतलब 2Q है, इसीलिए क्या कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा है। लेकिन सेम ऐसी केस ना थोड़ा यहाँ पर देखो, एक प्लस एक माइनस है, मतलब क्यू और क्यू का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, छोटा आएगा जीरो से, क्योंकि ये नेगेटिव है। समझ में आ गया? ये प्लस है माइनस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे देखो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, इसीलिए हमने जुड़ते हुए नहीं दिखाया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला हमेशा किससे की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ को। कभी उल्टा मत कर देना, हाँ गलत हो जाएगा। तो यहां से ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसकी, ये क्या है, क्यू क्यू लेस देन जीरो की, क्यू क्यू ग्रेटर देन जीरो, क्यू लेस देन जीरो और क्यू ग्रेटर देन जीरो, इन सब की है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? ऐसे करके देखो, यहां पर भी मैंने आपको समझा रखा है। ये 2Q वाला केस भी देखो। अब ना इसके अलावा ना आपसे पूछा जाता है कि ना कंडक्टर जो है उससे हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवानी है, ऐसे करके दो प्लेट्स लेते हैं, एक प्लस एक माइनस, जैसे यहाँ पर ले रखी है। दो प्लेट्स है, एक प्लस की है एक माइनस की है, बीच में हमने कंडक्टर डाल दिया। कंडक्टर के अंदर पता है क्या होता है, चार्ज ना आपके सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींच लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक जाएगी, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहां से फिर से शुरू होनी हो जाएगी शुरू। हमने अभी भी बात की, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव को जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए यहां से यहां को जाएगी। यहां से यहां क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं जाती इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां नहीं जा सकती, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा सकती इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद यहाँ पॉजिटिव से फिर से नेगेटिव की तरफ चले जाएगी, लेकिन बीच में कभी नहीं रहेगी। समझ में आ गया क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जाती है। यही एक कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम हमेशा लूप
नहीं बनाते हैं, कभी लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा कैसी रहेगी, ऐसे करके रहेगी, ऐसे बनाएगी, बिल्कुल गोला नहीं बना देगी, लूप नहीं बनाएगी बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखना, लूप कभी नहीं बनाती, मतलब बिल्कुल गोला कभी नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी नहीं बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, चलो ये तो हमने मान लिया कि ये सब के सब चार्ज है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन हम लोग मेजर किससे करते हैं कि कितना चार्ज होगा, पता है क्या आपको? बताओ, किससे करते हैं हम लोग मेजर चार्ज? हम लोग के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है गोल्ड लीफ। ये क्या होता है? गोल्ड और लीफ। अब देखो, गोल्ड, गोल्ड ना, ये चीज जो होती है ना, ये होती है लीफ, लीफ मतलब पत्ते की तरह होती है, और ना ये किससे बनाई जाती है? गोल्ड से बनाई जाती है, बस इसीलिए इसको गोल्ड लीफ बोलते थे। अभी तो इन्होंने ब्रास लिख रखा है, ब्रास से बनाते होंगे आप, लेकिन वैसे मेनली जब इंस्ट्रूमेंट बना होगा तो ये गोल्ड से बनाई होगी, इसलिए इसको गोल्ड लीफ कहते हैं। यहां पर से देखो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल भेजना शुरू करते हैं, और इसके अंदर ना, अगर ये देखो, ये ना हिलता है जब आप चार्ज पार्टिकल भेजते हो, तब जाके ना जो आपका, इसकी वजह से क्या होता है हम लोगों को पता लगता है, अगर ये हिला तो पॉजिटिव चार्ज है, नहीं हिला तो नेगेटिव चार्ज है, ऐसे करके इसका कुछ फिनोमेना होता है। मैंने ये पढ़ा रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो, नहीं तो ध्यान में रखना कि हम लोग किससे मेजर करते हैं चार्ज, गोल्ड लीफ इंस्ट्रूमेंट से, बस इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज है टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, देखो उससे पहले क्या पढ़ लो आप, डाइपोल पढ़ लो। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल मतलब, डाई मतलब दो, पोल्स मतलब जिसके दो पोल्स हो, जैसे इसमें क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बस क्या होता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर ये दो +2 है तो ये -2 होना चाहिए, ये +5 है तो ये -5 होना चाहिए, +10 है तो -10 होना चाहिए, मतलब दो पोल्स तो होने चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, प्लस माइनस तो होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और इसकी डिस्टेंस को बोल देते हैं इन दोनों की 2a, क्या बोल देते हैं, 2a बोल देते हैं। और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और डिस्टेंस के, डिस्टेंस और चार्ज के मैग्नीट्यूड जो होता है ना, इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं ना, बस इसी को बोल देते हैं हम डाइपोल मोमेंट। क्या बोल देते हैं? डाइपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां को रहती है, +2 माइनस रहती है या -2 प्लस रहती है? कहां रहती है इसकी डायरेक्शन, +2 माइनस रहती है या -2 प्लस रहती है? इसकी डायरेक्शन जो रहती है ना, वो हमेशा आपकी रहेगी +2 माइनस। कहां रहेगी? +2 माइनस। आया कुछ याद? +2 माइनस कैसे करके रहेगी, कि अभी भी नहीं आया याद, कि -2 प्लस रहती है? चलो इसका मैं आपको थोड़ा देर में देता हूँ जवाब, इसका मैं आपको कुछ एप्लीकेशन भी बताऊंगा तो उसके साथ में दूंगा। लेकिन आपको ये भी सुना होगा आपने, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाइपोल दोनों पढ़ते हैं, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रहती है, मतलब वहां पर रहती है -2। माइनस क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और प्लस क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना केस, वो थोड़ा उल्टा चलता है। क्या चलता है? थोड़ा उल्टा चलता है। यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन रहती है ना, वो रहती है आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव। कहां से रहती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। वहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ को रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, माइनस से प्लस की तरफ को। समझ में आ गया? अब इसका ना ये चीज ध्यान रखना, अभी बताऊंगा इसका एप्लीकेशन कैसे करके होता है। अब डाइपोल मोमेंट अगर देखो, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? सिंपल है, आपका ना, अगर यहाँ पर देखो, जैसे यहीं पे देख लो आप, यहाँ पर क्या है, आपने ये कंडक्टर रखा हुआ है, और ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, है कि नहीं है? मैंने कंडक्टर को ऐसे करके घुमा दिया, तो ये वाला कुछ एंगल बना देगा इसके अक्रॉस, ये सपोज करते हैं थीटा बना दिया इसने, तो इस पे ना मतलब ये रोटेटिंग इफेक्ट, मतलब यहां से जब ये घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये ऐसे करके गोल गोल घूमेगा, ऐसे करके कभी ऐसे करके घूमता रहेगा, तो ये जितना घूमेगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं।
जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब उसकी वैल्यू क्या होती है, पी साइन थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। और साइन थीटा क्या है, कितना एंगल है इसके बीच में। अब अगर साइन थीटा जीरो, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, टाउ भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अब अगर 180 डिग्री घुमा दिया, मतलब जस्ट उल्टा कर दिया, तब भी क्या होगी आपकी, टाउ की वैल्यू तो जीरो रहती है, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, उस टाइम भी जीरो होती है। लेकिन वो क्या होता है, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होती है। अब वही चीज है ना, कि अगर आपको मैंने ऐसे खड़ा किया है सीधा, पाँव नीचे है अभी और सर ऊपर है, लेकिन इसके बाद मैंने आपको कर दिया कि एक में पाँव ऊपर कर दिए, सर नीचे कर दिया, ये वही चीज है। यहाँ पर तो आप क्या रहोगे, स्टेबल रहोगे, लेकिन यहाँ पर क्या रहोगे, अनस्टेबल रहोगे। खड़े तो दोनों में हो, एक में सर के बल हो, एक में पाँव के बल हो, लेकिन ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। सेम इसमें भी होता है। समझ में आ गया। जब 90 होगा तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन मैक्सिमम होता है टाउ की वैल्यू। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। अब डाइपोल बता दिया है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगती है। कितनी लगती है, देखो दो केसेस होते हैं इसमें। एक तो ऐसे करके लगाते हैं, ये हमारा डाइपोल है, यहां पर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पे, मतलब सीधी सीधी। इसको बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल लाइन। उस पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 kp अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू क्या होती है, यहां से, मतलब जस्ट मिड से, मिडिल से, इन दोनों के मिडिल से यहां तक की वैल्यू, यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स। के पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी पता है डाइपोल मोमेंट है। दूसरा हम लोग जो निकालते हैं, ऐसे करके आपका एक चार्ज पार्टिकल है, ऐसे करके आपका क्या है, एक डाइपोल है, ये डाइपोल है। किसी भी एक पॉइंट पे जैसे यहां पर निकाल दी, तो यहां पर आपकी कितनी होगी आपकी, जैसे ये वाला अगर माइनस है और ये वाला क्या है, प्लस है, और यहां पर मैंने एक +1 चार्ज रख दिया, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा अंदर को, और ये वाला इधर को फोर्स लगाएगा, लगाएगा। ये वाला तो इधर को खींचेगा, माइनस है, ये वाला उधर को खींचेगा। तो आपका जो नेट आएगा वो किधर को आ जाएगा, वो आ जाएगा थोड़ा इधर के साइड को आ जाएगा, बिल्कुल। तो इस साइड को आएगा, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है केपी अपॉन एक्स क्यूब। अब एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है बस एक्स की वैल्यू। समझ में आ गया, ये होती है एक्स की वैल्यू। अब देखो इसके बाद आपका ये थीटा की वैल्यू मैं कैसे करके निकाल रहा हूँ। देखो अभी मैंने आपको बताया डाइपोल मोमेंट की वैल्यू प्लस -2 प्लस होती है, इधर को जा रही है, ई की वैल्यू इधर को जा रही है, तो एक पी की वैल्यू इधर को, ई की वैल्यू इधर को। इसीलिए यहाँ पर जो थीटा होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन जो आपका साइन वाला था, मतलब एक्सियल वाला था, उसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर को जाती है और आपके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इधर ही को जाती है, दोनों की सेम डायरेक्शन में होती है। इसीलिए यहाँ पर जो थीटा था वो कितना था, 0 डिग्री था। ये सीधा सीधा पूछ लेते हैं इस बार तो एमसीक्यूज में ऐसी क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि ये बताओ कि इसमें थीटा कितना होता है, एक्सियल में थीटा कितना होता है, इक्वेटोरियल में थीटा कितना होता है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी एक्सियल आपका पोटेंशियल भी पूछता है कि उस पे कितना आपका क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक्सियल का एक और नाम होता है एंड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल का एक और नाम होता है ब्रॉड ऑन पोजीशन। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे भी आपका पूछा जा सकता है। नहीं आता नाम नहीं होगा। अब हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी पक्का लगती होगी डाइपोल पे। वो कितनी लगती है, वो लगती है पीई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। लेकिन ये माइनस साइन को बिल्कुल मत भूलना। अगर ये माइनस साइन के मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर प्लस नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे माइनस साइन लगाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। बहुत क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फॉर्मूला बेस्ड। अगर सारे न्यूमेरिक सारे फॉर्मूलेस आते हैं ना, ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। अब आता है हमारा फ्लक्स, जो गॉस थ्योरम होती है। फ्लक्स में क्या होता है, मतलब कितना, जैसे ये एक एरिया, ये एक एरिया है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, बस उसी को क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी इस एरिया से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं उसको। क्या होता है वो, ई एस कॉस थीटा। क्या होता है, ई एस कॉस थीटा।
अब ई एस कॉस थीटा को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्या है, इस पे चार्ज कितना है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ने एक और चीज पूछता है, कहता है चलो ठीक है, ये तो आपकी क्या हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया, लेकिन ना मैं अगर ये क्यूब है मेरा, ये कोई भी एक फिगर दे देते हैं, बोलते हैं इसके सिर्फ एक साइड से मुझे जरा फ्लक्स निकाल के बताओ कितना होगा, एक साइड से बताना है सिर्फ। तो देखो एक साइड से कितना होगा, टोटल कितना होगा इसका फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, होगा कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन आपको सिर्फ एक साइड से पूछ रहा है, मतलब यहां से नीचे से साइड से सब जगह से जब निकालोगे तब इतना आएगा, लेकिन एक साइड से कितना आएगा, एक साइड से कितनी साइड्स होती हैं, एक दो तीन चार, ऊपर वाली 5 नीचे वाली 6, तो 1/8 ही नहीं होगा, यहाँ पर 1/6 होगा। कितना होगा, 1/6, 1/6 होगा। समझ में आ गया कितना होगा, 1/6 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी कितने फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं, इसीलिए। अब वैसी करके अगर आपको किसी और से निकालना होता, वैसी करके अगर हेक्सागन किसी से ही बोल दे, वो फिगर बनाओ, उसकी साइड फेसेस गिनो, अगर यहाँ पर जैसे दो साइड से बोलता, इधर वाली से ही बोलता और इधर वाली से ही बोलता, तो कितना होता, 2/6, 3 से बोलता 3/6, 4 से बोलता 4/6, 5 साइड से बोलता 5/6, और 6 से कितना होता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। तो यहां पर ना ये लॉजिक समझना पड़ेगा आपको कि टोटल से तो इतना ही होगा, टोटल से तो इतना ही होगा, लेकिन बाकी से कितना होगा। अब देखो कभी कभी पूछता है कि यहां पर तो इसने बोला पूरे साइड से, कभी कभी बोलता है कि यहां पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल रखा है एक एज पे या एक साइड पे कॉर्नर पे, अब बताओ यहां से ना कितना फ्लक्स निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे चार्ज पार्टिकल को कवर करने के लिए एक क्यूब इधर से लगाते हैं, एक क्यूब इधर से लगाते हैं, एक क्यूब इधर से लगाते हैं। अब इसके बाद एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताओ, ये बोलता है। तो एक फेस से कितना निकलेगा, इस 4 क्यूब्स है तो कितने हो गए, 4 क्यूब्स के 24 फेसेस हो गए। अब एक से पूछ रहा है तो 1/24, समझ में आ गया, 1/24 सिर्फ एक फेस से, एक क्यूब के फेस से। क्यों आया 1/24, क्योंकि 4 क्यूब्स के कितने 24 साइड्स थी, इसीलिए। नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो ये जो हॉलो वाला है ना, हॉलो स्फीयर, ये तो नहीं करना है इस बार, आपके उस सिलेबस में है नहीं, पढ़ना होगा, मैंने आपको बता रखा है। इसका ग्राफ ना डायरेक्टली नीट वगैरह में ही पूछा जाता है कभी कभी। अब नेक्स्ट है गॉसियन सरफेस, अगर आपको पता करना है तो इसमें आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, पहली चीज हमेशा ये क्या रहेगी, क्लोज्ड सरफेस रहेगी। अगर मैंने ऐसे करके कुछ बना दिया, ये ओपन हो गया, ये कोई गॉसियन सरफेस नहीं है, मुझे हमेशा क्लोज करना पड़ेगा। कोई भी साइड, कोई भी, चाहे मैं आर्बिट्री शेप भी ले रहा हूं ना, ये भी मुझे क्लोज चाहिए। हल्की सी भी ओपन होगी, हल्की सी भी ओपन होगी तो मेरा क्या होगा, गॉसियन सरफेस नहीं होगा। दूसरी चीज, मेरा जैसे ऐसे करके मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दी, तो मेरा जो एरिया वेक्टर है ना, या तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो थीटा अगर मेरा या तो 0 डिग्री होना चाहिए या मेरा 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा मेरा, ठीक है। अब ना इस गॉस थ्योरम को लेके हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अलग अलग चीजों पे। गॉस थ्योरम को लेके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अलग अलग चीजों पे। किस किस पे निकालते हैं भाई, एक तो हम निकालते हैं लॉन्ग वायर पे, ऐसे करके हमारे पास अगर एक लंबी सी वायर है, इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दूसरा निकालते हैं हम लोग एक चार्ज शीट पे, ऐसे करके एक शीट है हम पे, जैसे कॉपी होती है हमारी वैसी करके एक शीट है, इस पे कितना चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और ये तीसरी चीज तो हमारी कट चुकी है। तो देखो फर्स्ट वाले पे हमारा क्या होगा, देखो एक लीनियर है बिल्कुल, है कि नहीं है, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था चार्ज डेंसिटी का ऐसे करके है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी तो आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2k, k की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1/4πε0, तो 2k लैम्डा अपॉन आर, आर क्या है इसका रेडियस, क्योंकि थोड़ा तो मोटा ये भी होगा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये शीट है हम पे, अब शीट पतली भी हो सकती है मोटी भी हो सकती है ना, शीट पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है, दोनों की अलग अलग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी होती है भाई, पतली लोगे ना
उसकी होती है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये क्या है, कॉपी की तरह है, सरफेस है ये, इसीलिए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैंने यही इसको क्या कर दिया, मोटा कर दिया, तो कितना होगा इसमें? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 हट जाता है यहाँ से, क्योंकि ये वाला फिर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग प्रोड्यूस करने लग जाता है और ये वाला बिल्कुल अलग करने लग जाता है। पतला होता है तो ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन चार्ज की वजह से, लेकिन जब मोटा होता है तो ये अलग अलग करते हैं, इसीलिए ये होता है फॉर्मूला। इसमें आपको बहुत ज्यादा घुमा सकता है कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लार्ज थिक चार्ज शीट लिख सकता है। थिक में क्या होगा? ये होगा। थिन में क्या होगा? ये होगा। समझ में आ गया? अब इसके अलावा ना हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैंने दो चार्ज शीट लगा दी है, दो पैरेलल चार्ज शीट लगा दी है, तो ये बताओ अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 पॉइंट्स है, इनमें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहां पर से इवन भी इधर को होगा, ये भी इधर को होगा, क्योंकि रिपेल करेंगे। मैंने आपको बताया पॉइंट में हम हमेशा +1 चार्ज लेते हैं। तो P1 पॉइंट पे यहां पर कितना होगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यहां पर क्या होगा? ये वाली इधर को रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा। तो P2 पे क्या हो जाएगा? बड़ा मैं मान लेता हूं अभी, सिग्मा 1 मेरा बड़ा है, सिग्मा 2 मेरा छोटा है। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 क्या हो गया? बड़ा हो गया, और ये वाले की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? माइनस साइन कर देंगे। लास्ट वाले में क्या होगा? दोनों के दोनों इधर को कर देंगे, दोनों को रिपेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस माइनस साइन लगाना है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ गया? जैसे आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स, इधर वाली साइड क्या होता है? प्लस होता है, इधर वाली साइड क्या होता है? माइनस होता है। सेम इसमें भी है, अगर इधर जाएगा तो प्लस लेना, इधर जाएगा तो माइनस लेना, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। और आपका ना ये ग्राफ्स भी आते हैं, ये ग्राफ्स ना आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, क्योंकि कहीं पे भी हो जाते हैं यूज। आपका कोई भी अगर रिलेशन आता है ना जिसमें वन, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला है ना, उसकी सिर्फ सिंगल पावर रहता है, तो आपको देखो ऐसे करके बनाना है ग्राफ, थोड़ा दूर। लेकिन अगर स्क्वायर हो जाता है तो थोड़ा पास, और अगर क्यूब हो जाता है तो बिल्कुल ऐसे करके चिपका के, बिल्कुल ऐसे करके, और थोड़ा स्ट्रेट बनेगा। इसमें देखो बिल्कुल थोड़ा ज्यादा कर्व है, इसमें थोड़ा कम कर्व है, इसमें तो बिल्कुल ही एकदम स्ट्रेट ही हो गया लगभग। ये क्या होता है? ट्रिक है आपकी। कोई भी अगर आप रिलेशन निकालते हो ना जिसमें क्यूब होता है, ऐसे करके होगा, स्क्वायर होता है ऐसे करके होगा। समझ में आ गया? ऐसे करके होता है। अब देखो यहां पर ना, ये जितने फॉर्मूले, ये फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले आपके, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था ना, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हो गए फर्स्ट चैप्टर के। इसके जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर करने हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं तो करवाऊंगा ही। यहाँ पर इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी इसके मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लाऊंगा, ये सजेशन एंड रीजनिंग सब हो गए। एक बार ट्राई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ है, वहां से जाके एक बार जरूर ट्राई करो, देखो आपको कहाँ पर नहीं आ रहा है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड वाला जो है, उसका भी मैं अभी रिवीजन कराता हूँ, इसके बाद मैं इन दोनों के क्वेश्चन साथ में ले लूंगा। वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटर। अब ये होता क्या है? पोटेंशियल क्या होता है? वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वोल्टेज होती है। और कैपेसिटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है। अब कैसा डिवाइस होता है, क्या करता है, वो तो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट चीज पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग अगर चार्ज है, दो चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों चार्ज के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हम लोग निकालेंगे। तो कितनी होती है? K Q1 Q2 अपॉन R। आपका जो फोर्स का फॉर्मूला था वहां पर क्या था? यहाँ पर स्क्वायर था, अगर मैं ये क्या बन गया? फोर्स का फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर मैंने ये चीज हटा दिया है तो ये वर्क का फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल का। कोई कोई इसको यू से करते हैं, वैसे ज्यादातर डिनोट किससे करते हैं? यू से करते हैं इसको डिनोट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ये वाला भी अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाता था फॉर्मूला, अभी अभी हमने पढ़ा था। अगर हम लोगों ने स्क्वायर हटा दिया तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रहा है?
एक और फॉर्मूला भी होता है V का, इन दोनों के बीच का रिलेशन पता है क्या होता है? V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन वर्क डन ही तो है, ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी वर्क डन ही तो है, तो कितना होता है? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब अगर आपको डिफरेंस निकालना है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ V1 पोटेंशियल है, यहाँ पर V2 पोटेंशियल है, तो बस क्या करना है? V1 माइनस V2 कर लेना। यहाँ पर क्या करना है? K Q को कॉमन ले लेना, 1/R1 माइनस 1/R2, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसको लोग V से भी कर देते हैं डिनोट। अब ये आपका आ गया जो मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। जैसे यहाँ पर था ना हमारा ये चीज, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वहां पर फील्ड था, यहाँ पर V आएगा, वहां पर E आएगा। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के पता ही है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। कॉस थीटा तो आपको पता ही होगा। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द, ये चीज है हमारा आर, कि पॉइंट और उसके बीच में कितने का डिफरेंस है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ना अलग अलग पोजीशन होती है। क्या क्या होती है? अगर इसने बोल दिया कि आप ये बताओ कि एक्सियल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बल्कि ये वाला ज्यादा पूछते हैं, और जो आपकी ये चीज है ना इसको कम पूछते हैं, क्योंकि बच्चों पता होता है टीचर्स को कि ये वाला सबको पता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट का मतलब, एक्सियल का मतलब कॉस कितना होगा? 0 होगा, मतलब थीटा 0 होगा, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है? ये 1 होता है, कॉस 0 डिग्री, तो ये 1 हो गया। बाकी के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो गया? आपका पोटेंशियल की वैल्यू होगी। लेकिन वहीं अगर ये इक्वेटोरियल बोल देता, थीटा कितना हो जाता? 90, वी कितना हो जाता? 0। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका, बाकी प्रूफ तो आएगा नहीं इसका। तो ऐसे करके इसके एमसीक्यूज में बनने वाले हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट या एक्सियल पॉइंट, कुछ भी पूछ सकता है। और एक और चीज होती है, ये तो चलो वैल्यू पूछ ली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, लेकिन एक होता है इक्यू पोटेंशियल सरफेस, मतलब जहां पर भी आपका इक्यू मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब वी, तो जिस सरफेस पे आपका पोटेंशियल सेम होंगे, जिस सरफेस पे आपके पोटेंशियल सेम होंगे, उसी को हम बोलते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। जैसे ये है आपकी इक्यू पोटेंशियल सरफेस। यहां पर देखो, ये देखो, यहां पर देखो सबकी डिस्टेंस क्या है? सेम है इस चार्ज से। चार्ज तो क्यों ही है, और रेडियस भी सबका क्या है? सेम है। हमारा v क्या होता था? k q अपॉन आर स्क्वायर। के तो वैसे ही आर, अब k तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है, q भी बीच में कांस्टेंट है, और r की वैल्यू भी सब जगह सेम है, तो v आएगा कि नहीं आएगा? सेम। चाहे यहां पर निकालू, चाहे यहां निकालू, यहां निकालू, यहां निकालू, सेम। ऐसी चीज अगर मैं ये बड़ा वाला सर्कल भी ले लेता हूँ ना, इतना बड़ा वाला, तो इन दोनों पॉइंट पे भी सेम पोटेंशियल आने वाला है। अगर इन तीनों पे लेता हूं, तो इन इन दोनों पे लेता हूं, तो ये वाले पे आएगा सेम, इन दोनों पे नहीं आएगा सेम, ये वाले पे आएगा सेम, जहां का रेडियस सेम है वहीं का आएगा। तो ये आपकी क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। कंफ्यूज मत करना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती थी ये वाले में, कि ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि आपकी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये वाली आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पर देखो लिखा भी है इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल, आर स्फेरिकल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? स्फेरिकल सरफेस होती है। अब ये दूसरा देखो, यहाँ पर बी में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कंफ्यूज मत करना, अलग अलग है सब चीज। यहाँ पर क्या है? ये वो तो सिंगल की थी, ये किसकी थी? सिंगल की थी। ये वाली दो की है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर ऐसे करके है, ये डाइपोल है। जब इनका आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो ये ऐसे करके बन जाएगा। अलग अलग की है, ये सेम की है, प्लस और माइनस, प्लस की, ये प्लस और माइनस की है, ये प्लस और प्लस की है इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत करना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत बार आता था, बहुत बार आता है, इसको तो बता भी नहीं सकते कितनी बार आता है। अभी आप प्रीवियस ईयर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें खुद चेक कर लेना। अब देखो यहां पर और क्या चीजें आती हैं, आपका ये हो गया, ई की वैल्यू क्या होती है? डीवी अपॉन डी एक्स भी होती है।
ई की वैल्यू dv अपॉन dx। जैसे ये आपकी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आप कहीं पे भी अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहूंगा, अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहूंगा, तो मैं जितनी दूर निकालूंगा ना पोटेंशियल, उतना ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितने दूर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, उतना मेरा क्या होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। या फिर क्या बोल सकते हैं, जितनी दूर मैं क्या करूंगा, अपने पोटेंशियल निकालूंगा, उतना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो। समझ में आ गया। अब देखो जैसे ना ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो अगर इसमें ना जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडक्टर है, इसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना, वो पूरी की पूरी कांस्टेंट रहती है पूरे उसमें। चाहे यहां पर निकालू, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पे भी निकालूंगा, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहती है कंडक्टर में। कंफ्यूज मत करना, v की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहती है। क्यों? अगर v की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए आई है। समझ में आए क्यों आए। अब इसके अलावा ना आपका अलग अलग डायरेक्शन में भी होती है, जैसे एक्स डायरेक्शन में ऐसे करके हम लोग कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो इन तीनों में अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे, तो ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया, ये वी जेड हो गया। तो अलग अलग ना, अलग अलग पोटें डायरेक्शन में अलग अलग पोटेंशियल निकालोगे आप। अब कभी कभी जैसा आपको याद होगा, अगर मैंने जो आपको ईएमआई वाला पढ़ाया था, उसमें देखो फाई की वैल्यू मैंने पढ़ाई थी कि डिफ्रेंशिएशन करके आप लोग कुछ निकाल सकते हो। जैसे वहां पर क्या था, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस कुछ था, तो हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन कर देते थे उसका, तब आपका ई आ जाता था। वैसे ही यहां पर भी होगा, यहां पर आप क्या करोगे, आपको एक्स की फॉर्म में दे देगा वो, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कुछ दे देगा, यहाँ पर भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है अगर ई की वैल्यू निकालनी है तो। कैसे करके होगा वो आप लोग देख लेना, मैंने इसका क्वेश्चन भी करवा रखा है, वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये कुछ नहीं है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कंडक्टर है, इसके अंदर एक और कंडक्टर करते हैं, और यहाँ पर कोई खाली स्पेस कर देते हैं, कैविटी बोलते हैं इसको, और यहीं पे हम अपना इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जब हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट को बाहर के चार्जेस से बचाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब आपका नेक्स्ट जो आता है इलेक्ट्रिक, यहां तो बता ही दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, जीरो होता है। क्यों होता है वो ही बता दिया था, पिछला वाला रीजन था। इसीलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। समझ में आ गया। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक भी बता ही दिया। डाई इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है कि मीडियम विच डू नॉट कंटेन एनी फ्री चार्जेस, ऐसा मीडियम जिसपे कोई फ्री चार्जेस नहीं होते। जैसे यहाँ पर कोई एक, ये एक मीडियम है, इसके अंदर क्या है, ऐसे करके है बहुत सारे फ्री, ये तो क्या हो गए, फ्री चार्जेस हो गए। लेकिन अगर मैंने बोला यहाँ पर बस एक एटम्स है, मतलब पॉजिटिव भी है इसके अंदर, नेगेटिव भी है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, ऐसे करके है, और ये क्या है, हमारा मीडियम है कोई, इसके अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इस इन एटम्स के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देनी शुरू करता हूँ, देनी शुरू की, करता देता रहा। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो बड़ा सा पार्टिकल होता है ना, ये दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है। ऐसे करके ना आपका पार्टिकल होता है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। एक टाइम ऐसा आता है जब ये बीच से टूट जाता है और ये प्लस ये माइनस हो गया। तो जिस पोटेंशियल पे, या क्या बोल सकता हूँ, जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये दोनों के दोनों टूट के अलग हो गए ना, उसी को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, या डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। व्हेन external electric field increases to a limit at which all dipoles of medium breaks and free charges develop and behave like a conductor। कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि फ्री आयंस हो चुके हैं, इसीलिए क्या करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन।
क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या है, जिसपे दोनों है, कोई फ्री आयंस नहीं है, पूरे के पूरे एटम है, एटम को तोड़ दिया, तो एटम का ब्रेक कर दिया, जो डाइलेक्ट्रिक में जो एटम्स थे उनका ब्रेक कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यहां पर आपको क्या हो गया, जो एक पार्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये खत्म हो गया। अब आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर पता है क्या है? हम लोगों का क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं ना, बस इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं, क्योंकि इन कंडक्टर पे चार्जेस स्टोर करने की पावर होती है, कुछ ना कुछ चार्ज ये स्टोर कर पाते हैं। अब किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं, सर्कुलर मतलब स्फेरिकल फॉर्म में हो सकते हैं, क्यूब फॉर्म में हो सकते हैं, किसी फॉर्म में हो सकते हैं, ये जो आपके कैपेसिटर होते हैं। जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, सिंपल कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है। अगर आपने एक रखा है कम चार्ज स्टोर होगा, दो रखे हैं ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, तीन रखे हैं उससे ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो ये क्या है, सिंपल एक अरेंजमेंट है इसका कंडक्टर्स के। और कैपेसिटेंस क्या होती है, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। कंडक्टर तो क्या, कैपेसिटर क्या है, अरेंजमेंट है कंडक्टर्स का, लेकिन उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वही क्या होता है, आपका कैपेसिटेंस होता है। समझ में आ गया, एबिलिटी होती है एक्चुअली कैपेसिटेंस। अब आपका जो ये आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, मतलब अगर मैंने ऐसे करके अकेला रख दिया किसी कंडक्टर को, ये तो क्या कर दिया, ये तो चलो मैंने दो कंडक्टर्स ले लिए, लेकिन अकेला अगर कोई कंडक्टर है तो वो भी एक कैपेसिटर है, लेकिन उसके कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, तो वो कर सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या हो गया, इसका रजिस्टर है, वो रेडियस है इसका, क्या है इसका रेडियस। इसी फॉर्मूले से हम लोग अर्थ का भी क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6500 किलोमीटर्स। जब हम इसका रेजिस्टेंस निकाल वो कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो वो इतना आ जाता है 711 माइक्रो फेराडे। इतना ही होता है सिर्फ कैपेसिटेंस अर्थ का। समझ में आ गया, तो इससे इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी यूनिट है फेराडे। और अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। सी सी क्या है, कैपेसिटेंस है, क्यू क्या है इसमें चार्ज है, अपॉन वी क्या है इसमें पोटेंशियल, जितना हम पोटेंशियल देते हैं। दो कैपेसिटर है तो इनकी अलग अलग क्या होगी, पोटेंशियल होगी। V1 इक्वल्स टू क्यू एक्स, अगर इस पर मैं चार्ज मान लेता हूँ, अपॉन C1। इस पे V2 अगर इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ तो क्यू वाई अपॉन C2। अलग अलग पोटेंशियल है। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा ना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करूंगा, तो क्या होगा, इसमें चार्जेस तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक इनका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा। तो V1 जब तक V2 के बराबर ना हो जाए तब तक इसका चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। तो V1 की वैल्यू कितनी थी, क्यू एक्स अपॉन C1। V2 की वैल्यू कितनी थी, क्यू वाई अपॉन C2। अब एक टाइम इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो किसके बराबर आ जाएगा, जो टोटल चार्ज होगा, कितना है टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2। लेट से के लिए मैंने इस पे मान लिया Q1 चार्ज है इनिशियली, ये तो बाद में मैंने क्या किया, जब इनको कनेक्ट कर दिया तब हुआ है। तो Q1 प्लस Q2 इतना चार्ज था, और टोटल कैपेसिटेंस कितना था, C1 प्लस C2। अब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर हमको क्या दिया है, जैसे मुझे कैपेसिटेंस दिए दोनों इंडक्ट ये कैपेसिटर के, C1 भी दिया है C2 भी दिया है। मुझे क्या दे रखा है, इनिशियली दे रखा था कि टोटल चार्ज इन पे कितना था, लेट से के लिए 2 माइक्रोफेरेड था, माइक्रोफेरेड कह रहा हूँ, माइक्रोकूलम था। अब ये बताओ मुझे इस पे कितना आएगा, तो मैं निकाल सकता हूँ, मुझे कुछ भी दे दो मैं इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकता हूँ। अब ये तो हो गया जब हमने सर्कुलर लिया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, पैरेलल भी तो ले सकता है हम कैपेसिटर। तो जब हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, उनको जोड़ते हैं आपस में, इनके बीच का डिस्टेंस मैं बोलता हूँ d है। कितना है, d है इनके बीच का डिस्टेंस। इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है। इस पे सिग्मा 1 चार्ज है, प्लस, और ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। इनके बीच में क्या हो रही होगी, प्लस माइनस में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहती है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहती है ऐसे करके प्लस माइनस में। तो ये प्लस क्यों, प्लस सिग्मा हो गया, ये माइनस सिग्मा हो गया। बहाया मैंने इस पे V वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड बहानी शुरू की, तो क्या हो जाएगा इनका, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये इसका क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा। मतलब इतना चार्ज ये स्टोर कर पाएगा। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट,
एप्सिलॉन क्या है, बीच का मीडियम, और डी क्या है, डिस्टेंस इनका। लेकिन अगर मैंने ये मीडियम कर दिया बंद, मतलब चेंज कर दिया, लेट्स से के लिए मैंने पानी भर दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, अभी अभी मैंने पढ़ा था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ई नॉट, ई आर के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू रख दूंगा, या सिंपल रख दिया एप्सिलॉन आर रख दिया, एप्सिलॉन रख दिया। और अगर मुझे एप्सिलॉन नहीं पता, मुझे क्या पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, एप्सिलॉन आर पता है, तो मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तब भी मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो अगर मुझे एप्सिलॉन आर निकालना है, तो मेरा ये वाला रिलेशन भी एक और आ गया। ये जो दो रिलेशन मैंने यहां पर से पढ़े थे ना, ये वाला आपको याद हो, ये वाला, इस पे एक और रिलेशन आ गया, कौन सा, सी एम अपॉन सी नॉट। सी एम अपॉन सी नॉट किसके बराबर आ गया, के या एप्सिलॉन आर के बराबर आ गया। समझ में आ गया। अब इनका ना, जैसे देखो मैंने ये जोड़ा है, कोई कोई ऐसे करके भी जोड़ सकता है, ऐसे करके एक कैपेसिटर जोड़ा, दूसरा कैपेसिटर ऐसे करके जोड़ दिया, ये तो सीरीज हो गया, कॉम्बिनेशन। अगला क्या कर सकता है, एक ने ऐसे करके जोड़ा और दूसरे ने क्या कर दिया, ऐसे करके जोड़ दिया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। कैसे भी करके हम लोग जोड़ सकते हैं। अब तो क्या ये क्या रेजिस्टेंस की तरह ही जोड़ता है, नहीं, जस्ट ऑपोजिट जुड़ेगा। जैसे ये हमारा अगर सीरीज में होगा तो कैसे करके जुड़ेगा, जैसे रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़ता था, और अगर इसके पैरेलल में होगा तो रेजिस्टेंस के सीरीज की तरह जुड़ेगा। लेकिन सीरीज में हमेशा करंट हमेशा सेम रहती थी, वहां पर भी यहाँ पर भी। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, वहां पर भी यहाँ पर भी। पोटेंशियल, पी मतलब पोटेंशियल, पी मतलब पैरेलल, सेम रहेगा। ठीक है। अब जब ये इतना चार्ज स्टोर ही कर रहा है, तो क्या कोई एनर्जी स्टोर नहीं करेगा क्या इसमें, जी बिल्कुल करेगा। कितना करेगा, वो करेगा हमारा हाफ सी वी स्क्वायर। कितना करेगा, हाफ सी वी स्क्वायर। और भी क्या इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हमारे पास एक और फॉर्मूला है ना, Q इक्वल्स टू सी इंटू वी। ये फॉर्मूला है ना, Q इक्वल्स टू सी इंटू वी। तो यहाँ पर से V की वैल्यू का निकाल सकते हैं हम लोग, Q अपॉन C निकाल सकते हैं। ये वैल्यू वैल्यू यहाँ पर रखना, आपका एक और फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे करके भी कर सकते हैं। अब जो लास्ट चीज है, मेरे पास ये था ना, मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ना, मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ये देखो ऐसे करके। अब मुझे बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर मैंने यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो कितना होगा इसका कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब ये है क्या, डी मतलब दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, टी मतलब इसकी थिकनेस, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, प्लस टी बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर तो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ए मतलब एरिया कितना होगा इन प्लेट्स का। यहाँ पर क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ऊपर का तो देखो सेम ही है, लेकिन नीचे में डी में क्या हुआ, डी ये रहा माइनस इसकी जो डिस्टेंस, मतलब इसकी जो थिकनेस है, प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर भी हो गया। यहाँ पर देखो मैंने सारा का सारा क्या कर दिया, फिर से एक बार एप्सिलॉन आर की वैल्यूज लिख दी है यहाँ पर। अब देखो अगर आपको कैपेसिटेंस यहाँ पर कम करना है, कैपेसिटेंस कम या ज्यादा करना है, तो ये वाली वैल्यू पे करेगा सब कुछ डिपेंड। इसकी वैल्यू अगर आपने पूरी कम कर दी, अगर आपने क्या किया, ये पूरी वैल्यू कम कर दी, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू, ये डी माइनस का टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू कम, कैपेसिटेंस ज्यादा, ये वाली वैल्यू ज्यादा, कैपेसिटेंस कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सारे के सारे चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे करके एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन आते हैं और कैसे करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक बाकी की वीडियोस नहीं देखी है, तो आप इस प्लेलिस्ट से देख सकते हो और अपना स्कोर बहुत बढ़िया कर सकते हो।